हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और अपन ने 11वां प्रश्न कर लिया था। अब अपन देखते 12वां प्रश्न। देखिए ध्यान से, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें देखो, जब ऊष्मा देते हैं तब भी वो पदार्थ टूट जाता है, प्रकाश उसमें प्रकाश देते हैं, प्रकाश के माध्यम से भी वो पदार्थ टूट जाता है, उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तब भी वो पदार्थ टूट जाता है। तो अपन ऐसे उदाहरण लिखने, समीकरण लिखने, और आपको वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार में भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए समझिए। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन चूना पत्थर भी कहते हैं, तो इसको जब गर्म करते हैं अपन तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, चूना पत्थर को अपन ने तोड़ा, कैसे? ऊष्मा देकर, ताप देकर, तो चूना पत्थर टूटा, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया है। कैसे? एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, तो वियोजन है। चूना पत्थर टूट तो रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे अब टूट रहा है? ऊष्मा देता है तब, तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मीय वियोजन। अब देखिए, समझिए आगे। फिर अपन अगर प्रकाश के रूप में देखो, प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर एवं क्लोरीन यानी Ag और Cl2 में टूटता है, तो ये भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। Ag टूट रहा है Ag और Cl में, लेकिन ये किससे टूट रहा है? ये सूर्य के प्रकाश से टूट रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा था ऊष्मा से, और ये टूट रहा है सूर्य के प्रकाश से, तो उसको ऊपर वाले को बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन और इस वाले को बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। अब देखिए ध्यान से, विद्युत के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। अब देखिए, जब अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है, यानी जल अम्लीकृत जल जिसमें तनु H2SO4 भी है, तो वैद्युत अपघटन किया जाता है, तब यह अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो देखो, अब जल टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, लेकिन ये कैसे टूटा? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब, तो ये भी एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन अब इसमें विद्युत धारा के माध्यम से ये जल टूट रहा है। तो अपन देखेंगे वापिस। देखिए, वियोजन अभिक्रिया तीन तरह की होती है। ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा देकर पदार्थ को तोड़ा जा सकता है। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से पदार्थ टूट सकता है, और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करके भी पदार्थ को तोड़ा जा सकता है। अब देखिए आगे, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए तथा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर भी बताइए। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में आपको पता है कि एक पदार्थ दूसरे को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है ना, तो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक क्या करेगा? इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और जिंक इसकी जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया देखो क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक से उसका एक तत्व या किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, यानी किसी यौगिक से जो एक तत्व है दूसरे तत्व को वहाँ से हटा देता है। इस अभिक्रिया में जिंक अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील है, इसके कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। Fe है, वो भी ऐसे करेगा, Fe कॉपर को भी यहाँ से विस्थापित कर देगा और FeSO4 बता देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये तो रही विस्थापन अभिक्रिया की बात। अब अपन बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, द्विविस्थापन में कुछ नहीं है, दोनों पदार्थ एक दूसरे को उसके यौगिक से अलग मतलब विस्थापित कर देते हैं, वो उसकी जगह आ जाता है, वो उसकी जगह, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारक, दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पे जैसे BaCl2 बैरियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, तो ये सोडियम आ जाएगा क्लोरीन के साथ, यानी सोडियम ने बैरियम को हटाया और बैरियम ने हटाया सोडियम को, और ये सल्फेट के साथ जाएगा, तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा और इधर बनेगा सोडियम क्लोराइड। जैसे AgNO3 और NaCl की बात करें, तो Ag इसको हटा देगा Na को, तो AgCl बन जाएगा, और ये Na हटा देगा इसको Ag को, तो NaNO3 बन जाएगा। अब देखिए आगे, सिल्वर के शोधन में यानी शुद्धिकरण में
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उससे अगर अपने को सिल्वर प्राप्त करनी है तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। कॉपर धातु से क्यों विस्थापन किया जाता है? क्यों? क्योंकि कॉपर धातु क्या करती है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर को हटा देती है और अपना शुद्ध सिल्वर प्राप्त हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट का, ये जो कॉपर नाइट्रेट है इसका विलयन अलग हो जाता है। देखिए आगे, जैसे कि सिल्वर धातु के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इसकी अभिक्रिया कॉपर अधिक क्रियाशील होगी सिल्वर से, तभी तो सिल्वर को वहाँ से हटाएगी और कॉपर आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर यहाँ से हट जाएगी। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिसमें अवक्षेप बनता है। उदाहरण देकर, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड है नहीं, नमक बन जाएगा जो कि विलयन में घुल जाएगा। और ये जो है बेरियम सल्फेट, ये विलयन में घुल नहीं पाएगा और विलयन के नीचे ही जमा रह जाएगा, जिसको अपन अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप वो पदार्थ होता है जो घुलता नहीं है, ठीक है, नीचे जमा हो जाता है। जैसे आप गिलास पर पानी में, उसमें गिलास में पानी भर दिया, उसके बाद उसमें चौक के टुकड़े डालेंगे तो चौक घुलेगा नहीं, बाकी नीचे गिलास की तली में जम जाएगा, उसको अपन अवक्षेप बोल सकते हैं। नमक डालो पानी में घुल जाएगा, शक्कर डालो घुल जाएगी, लेकिन जो चौक के टुकड़े हैं वो घुलते नहीं है, नीचे जमा हो जाते हैं। तो जो चीज़ें घुलती नहीं है, जमा हो जाती है, उसको अवक्षेप कहते हैं। तो अब देखिए, जब किसी विक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलय पदार्थ बनता है, अविलय जो विलय नहीं होता, तो वह अविलय पदार्थ विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, क्योंकि विलयन में वो घुल नहीं पाता है और अवक्षेप कहलाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, सोडियम सल्फेट है और उसमें बेरियम क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। देखिए आगे, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, कि ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास होता है तो अपचयन। देखिए निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी दीजिए। तो उपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, इसको अपन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO2, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन का योग होगा तो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि काले रंग का होता है। देखिए इसमें कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। पहले कॉपर अकेला था, अभी कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी आ गया है, तो अपन कह सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन में, यानी कि कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे, अपचयन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए आगे, जैसे CuO में से जब हाइड्रोजन के साथ योग करवा देती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चली जाती है, यानी कि Cu में से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यहाँ पे पहले CuO था, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल के Cu केवल अकेला रह गया, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकली, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन होकर कॉपर बना है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकली है। और हाइड्रोजन का हुआ है उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है। तो ये अभिक्रिया अपचयन उपचयन भी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड में कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा दे तो CO बनता है, यानी जिंक में से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका होता है उपचयन, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, और कार्बन का उपचयन होता है। देखिए एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, कोई भी तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग यौगिक का नाम बताओ। तो देखो
तत्व एक्स कॉपर है, क्योंकि कॉपर भूरे रंग का होता है, तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जो वायु के साथ इसको जब गर्म कर देते हैं ये क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो काले रंग का होता है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। ये कॉपर है और ये O2, ये क्या ऑक्सीजन है, तो ये 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। कॉपर ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, गलती है बहुत हुई है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि भूरे रंग का तत्व अगर पूछे एग्जाम में तो कॉपर होगा। वायु को गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करेंगे अपन तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जो कि काले रंग का तत्व होता है। आगे देखिए, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? भाई सिंपल सी बात है, लोहे की वस्तुओं को अगर पेंट नहीं करे तो उसके ऊपर, ये लोहे की वस्तु है, उसके अगर अपन तो ये डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहती है, नमी और इसके अम्ल वगैरह के संपर्क में रहती है, ठीक है, पानी उनके। लेकिन अगर पेंट करें तो इसके ऊपर पेंट की परत आ जाएगी, जैसे पानी वानी गिरा उसके ऊपर, तो लोहे के कांटेक्ट में नहीं आके पेंट के कांटेक्ट में आएगी, तो खराब होगा, क्या होगा, पेंट होगा, लोहा अपना बचा रहेगा। तो इसी को मैं इस क्वेश्चन में समझाता, देखिए समझिए। लोहे की वस्तुएं अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आकर संक्षारित होने लगती है, अम्ल, नमी आदि, ठीक है, आदि यानी ये निम्न जो भी आदि था, ये अम्ल, नमी, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे लोहा संक्षारित हो जाता है। खासकर आप नमी याद रखो, यानी आर्द्रता, जल, ठीक है, और अम्ल याद रखो। तथा उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपको पता ही लोहे पर जंग लगता है तो कौन सी परत चढ़ती है, भूरा भूरा हो जाता है, इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसके कारण लोहे की वस्तु नष्ट होने लगती है। इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए उन पर हम पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट करने से लोहे की पदार्थ की ऊपरी सतह खुली नहीं रहती, वो वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आती, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता, इसलिए लोहे की वस्तु में हम पेंट किया जाता है। देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? भाई तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है उनको कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन कम सक्रिय होती तो क्या ये उस खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करेगी, पहली बात तो इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उनका उपचयन न हो सके, यानी उनका ऑक्सीडेशन न हो सके, अन्यथा उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उपचयन होने पर वे विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि गंध बदल जाती है और उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपन कम सक्रिय गैस है नाइट्रोजन, उसका प्रयोग करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन उसके चारों ओर रहे और ऑक्सीजन उससे सहयोग नहीं कर पाए। देखिए सरल है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा आप प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। जैसे संक्षारण, यही लोहे पर जंग लगना, सिंपल है। जब कोई धातु अपने आसपास की अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब क्या धातु की क्रिया ऑक्सीजन तथा नमी से होकर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड, भाई नमी यानी जल में H2 होता है, हाइड्रोक्साइड OH बना देती है, या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है ऑक्साइड बना देती है, जिसके कारण धातुएं संक्षारित होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण वस्तुओं की चमक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरे परत चढ़ना, ठीक है। विकृत गंधिता क्या कहते हैं, भाई खाने पीने में जो मतलब बदबू आने लगती है उसको जिसकी स्वाद, गंध, ये सब बदल जाती है। वसा तथा तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीजन के साथ योग कर लेते हैं तथा उनका स्वाद बिगड़ जाता है, तब उनमें गंध आने लगती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अतः वसा एवं तेलयुक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, तब वायुरोधी बर्तनों में रखने पर भी खाद्य सामग्री का उपचयन कम हो जाता है। आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, अति लघुतरात्मक छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है भाई। कंकालीय ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या संतुलित न हो, कंकालीय ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई ऐसा समीकरण जिसमें मान लो ये 2FeSO4 है, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे ये Fe2O3 है और यहाँ पे मैं अगर 2 नहीं लगाऊँ,
ये 2 जैसे मैं हटा दूँ तो यहाँ पे इस भाग में तो Fe 1 हो जाएगा, इस भाग में Fe कितने 2, तो फिर ये संतुलित समीकरण नहीं रहेगा। तो कंकाली ढांचा रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जहाँ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा में जब गर्म करते तोड़ते हैं तो Fe2O3 और SO2 और SO3 गैस का निर्माण होता है, टूट जाते हैं 3 पदार्थ में। देखिए आगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। PbNO3 PbONO2 और O2। तो देखिए संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए समझे, देखो NO3 2 तो NO3 2 तो यहाँ पे N कितने, ये 2, यहाँ पे 1 N है तो 2 करने के लिए इस 2NO2 तो उसे गुणा करूँगा जो वहाँ पे जैसे लिख रखा है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 6 7, यहाँ पे कितने हो गए 2, ये 3 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, फिर अपन क्या करेंगे, Pb और बताइए अगर मैं इसको 2 से गुणा कर लूँ तो 2 दूनी 4, 2 6, 6 2 8, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। देखिए ये रहा, ये 2 से गुणा किया, 2 से किया, 2 से किया, और आप देखेंगे कि ये संतुलित हो जाएगा। जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप क्या होता है, बिना बुझा यानी CaO को जल में मिलाया जाता है तो CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सिंपल सी बात है भाई। किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, देख के देखने ही है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते ताकि चिप्स का उपचयन हो, नाइट्रोजन गैस। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका, देखो उत्प्रेरक ना तो गति को तीव्र या मंद कर सकते हैं लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादक भौतिक अवस्था में किन संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए गैस को G से, द्रव को L से, जलीय विलयन को AQ से और ठोस को S से। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण वही मैंने आपको बताया था, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी, बाहर निकलेगी, यानी उसमें वियोजन कहते हैं। ये तो संयोजन है CaO + H2O, ठीक है, तो उसमें बाहर निकले संयोजन में क्या है। किसी क्रियाशील धातु के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कोई भी धातु है और उसका अम्ल के साथ भी क्रिया करवाएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। वह अभिक्रिया जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है वो है AgBr, तो Ag और Br में टूट जाता है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, कोयले का दहन एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि कोयला और ऑक्सीजन जलाया तो CO2 बन गया। Pb + CuCl2 PbCl2 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए Pb ने Cu को हटाया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है या अपचयित। मैग्नीशियम क्या होता है, देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो मैग्नीशियम उपचयित होता है। संतुलित समीकरण CH4O2 CO2 और H2O का लिखना है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन को 2 से तो 2 दूनी 4 इधर, 4 इधर और 4 इसको 2 से करूँ तो 4 इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, कार्बन एक 4 हाइड्रोजन हो गया संतुलित। नाइट्रोजन तथा H2 की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण, नाइट्रोजन H2 की अभिक्रिया करवाने पर अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO सल्फाइट है, अच्छा, जल H2O, क्लोरीन है Cl2, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनेगा।
और अपन इसको संतुलित भी कर देंगे, सरल है। हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होगा, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टलों को गर्म करने पर ये क्रिस्टलन जल त्याग देगा और ये फेरस सल्फेट देखिए श्वेत हो जाएगा। कॉपर से अधिक सक्रिय धातुओं का नाम लिखो, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, याद रखना आपको। अभिक्रिया H2SBr2 में किस पदार्थ का अपचन हो रहा है, तो इसमें ब्रोमीन का अपचन हो रहा है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन आगे जुड़ रही है इसलिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर बोलो, मार्बल बोलो, ये इसी कैल्शियम कार्बोनेट। जिंक PbCu की क्रियाशीलता का क्रम सबसे सर्वाधिक जिंक, उसके बाद Pb, उसके बाद कॉपर। फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण किस कारण से होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का आपसी बंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। किन्हीं 3 धातुओं का नाम बताइए जिनमें संक्षारण होता है, लोहा, तांबा और चांदी। तो बाकी के अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन अगले पार्ट में करें, अगले मतलब वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इतने आप याद कर लो और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये पार्ट क्या सारे पार्ट ऐसे पूरे लाते रहेंगे, पार्ट लाएंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लाते रहेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद।